आज हम बात करेंगे रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या की। रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या में हमारा लास्ट जो पार्ट था वो यहाँ तक हो चुका था। ये भी आपको एक रिजल्ट के रूप में याद रखना है कि प्रत्येक आदि समतल ओब्लिक उन्विम समतल एक अवमुख समुच्चय होता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका स्टेटमेंट आपको ऐसे कैसे याद रखना है कि यहाँ से ये भी आपको याद रखना है कि दो अवमुख समुच्चयों का सर्वनिष्ठ भी अवमुख समुच्चय होता है। इसके बाद में हम बात करें कि अधिसमतल क्या होता है, तो अधिसमतल देखिए ये कोई रिलेशन है ए एक्स बराबर जेड। तो इस रिलेशन को जो भी संतुष्ट करेगा उन बिंदु का समुच्चय ही हमारा एक अधिसमतल होता है। जैसे इस रिलेशन को एक बिंदु x1 संतुष्ट करता है, एक बिंदु x2 संतुष्ट करता है, इसी प्रकार और भी बिंदु संतुष्ट करते हैं। तो इन बिंदु का जो समुच्चय रहेगा वही हमारा अधिसमतल कहलाता है। इसके बाद में ये भी रिजल्ट के रूप में हमारे को याद रखना है कि जैसे यहाँ से x1 x2 एंड x1 कोई परिमित बिंदु हैं, परिमित बिंदु हैं। तो इन परिमित बिंदु के सभी जो अवमुख संचयों का समुच्चय होता है, अवमुख संचयों का जो समुच्चय होता है वो भी एक अवमुख समुच्चय होता है। तो यहाँ से रिजल्ट के रूप में याद रखना है कि जो अवमुख संचयों का समुच्चय होता है वह भी एक अवमुख समुच्चय होता है। इसके बाद में एक ये भी रिजल्ट हमारे को ध्यान में रखना है, ये एक्चुअल में जो रिजल्ट आ रहे हैं डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इनको आपको याद रखना है। एक घात ओब्लिक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के सभी सुसंगत हलों का जो समुच्चय होता है वो भी अवमुख समुच्चय होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये अवमुख समुच्चय, ये सुसंगत हल क्या होते हैं। तो देखिए जैसे हमने कोई भी रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या थी उसका हमने क्षेत्र का निर्धारण कर लिया। जैसे क्षेत्र हमारा ये आ रहा था, ये हमारा क्षेत्र आ रहा था, इनके बीच बीच का ये क्षेत्र आ रहा था। तो इस क्षेत्र में जितने भी बिंदु आ रखे हैं वो हमारे सारे के सारे बिंदु हमारे सुसंगत हल होते हैं, सुसंगत हल होते हैं। तो इन बिंदु का जो समुच्चय बनेगा वो भी हमारा क्या होता है, अवमुख समुच्चय होता है। इसके बाद में ये रिजल्ट भी हमारे को ध्यान रखना है कि कोई निकाय ए एक्स बराबर बी है तो उसके सुसंगत हलों का जो अवमुख, अवमुख को उत्तल भी कह देते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अवमुख ओब्लिक उत्तल समुच्चय का प्रत्येक चरम बिंदु एक आधारी सुसंगत हल होता है और इसका विलोम भी सत्य है। इसके बाद में हम बात करें, तो यहाँ से देखिए आप, यहाँ से देखिए कि भाई जो अवमुख समुच्चय है निकाय ए एक्स बराबर बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 के सुसंगत हलों का जो अवमुख समुच्चय है उसका एक कम से कम एक चरम बिंदु अवश्य विद्यमान होता है जो कि इष्टतम हल को व्यक्त करता है। यानी कि कोई समुच्चय यदि अवमुख समुच्चय है जो कि सुसंगत हलों का समुच्चय है तो वहाँ पर उसमें इष्टतम हल अवश्य विद्यमान होता है। इस टाइप का क्वेश्चन आरपीएससी की सेकंड ग्रेड के एग्जाम में बार बार पूछा जाता रहा है। यहाँ से देखिए ऐसे हमारे को 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा अवमुख समुच्चय है, कौन सा अवमुख समुच्चय नहीं है। तो बात करें हम फर्स्ट ऑप्शन की, फर्स्ट ऑप्शन में लिख रखा है 3 लेस देन इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल 5। तो आप सबसे पहले इसकी आकृति बनाइए। इसकी आकृति बनाते हैं तो हम यहाँ से 2 वर्त प्राप्त होते हैं जिनमें से एक वर्त की त्रिज्या 3 है, दूसरे वर्त की त्रिज्या 5 है। यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमारा क्षेत्र बनेगा वो त्रिज्या 3 और 5 वाले क्षेत्र के मध्य और इनकी बाउंड्रियों के द्वारा बनेगा। अब बात की जाए इस बिंदु की और इस बिंदु की, तो इनको मिलाने वाला क्षेत्र, इनको मिलाने वाला रेखाखंड ये है। इसके ये वाले बिंदु जो है ना, यहाँ से ये बिंदु जो हमारे इस क्षेत्र में शामिल नहीं है, इस क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो ये समुच्चय हमारा अवमुख समुच्चय नहीं है। क्वेश्चन में भी यही पूछा जा रहा था कि अवमुख समुच्चय नहीं है, तो यहाँ से आंसर हमारा फर्स्ट हो जाता है। लेकिन समझने के लिए इनको और देखना है। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन 4 को देखिए, ऑप्शन 4 को देखते हैं तो ये हमारे को दीर्घवृत्त का समीकरण प्राप्त होता है। दीर्घवृत्त का समीकरण प्राप्त होता है तो आप जैसे ये दीर्घवृत्त का समीकरण ये प्राप्त हो रहा है, ये दीर्घवृत्त का समीकरण ऐसा प्राप्त होगा थोड़ा सा।
तो आप इसके कोई भी दो बिंदु लेते हैं, उनको मिलाने वाला रेखाखंड पूर्णतः इसी में स्थित होता है, तो निश्चित रूप से ये अवमुख समुच्चय होता है। हालांकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नहीं है, लेकिन समझने के लिए बात करें तो ये अवमुख समुच्चय होता है। उसके बाद में ये बात करें तो ये वर्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल 1, यानी कि वर्त जिसकी त्रिज्या 1 है उसकी बाउंड्री वाले बिंदु और उसके आंतरिक बिंदु को बताता है। तो यहाँ से भी हम कोई भी दो बिंदु लेंगे इसके, तो उनको मिलाने वाला रेखाखंड पूर्णतः इसी में स्थित होगा, तो ये भी अवमुख समुच्चय होता है। बात की जाए यहाँ पर, तो इसके लिए जो ग्राफ हम बनाते हैं वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल एक्स, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल एक्स, तो यहाँ से इसके लिए जो ग्राफ प्राप्त होता है वो यूं प्राप्त हो जाता है। इसके लिए जो ग्राफ प्राप्त होता है, सॉरी, यूं प्राप्त हो जाता है ऐसे। तो फाइनली वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल रहेगा, तो ये इसके आंतरिक बिंदु वाला, आंतरिक जो बिंदु आएंगे वो इसमें शामिल होंगे, और लेस देन इक्वल है इसलिए बाउंड्री वाले बिंदु भी इसमें शामिल होंगे। अब आप इसके कोई भी दो बिंदु उठाओगे और उनको मिलाने वाला रेखाखंड पूर्णतः इसी क्षेत्र में स्थित होगा, इसलिए ये भी अवमुख समुच्चय है। तो यहाँ से हमारे को ध्यान रखना है कि अवमुख समुच्चय कैसे ज्ञात किया जाता है, क्योंकि ये आरपीएससी का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है। उसके बाद में बात करें हम रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के दूसरे और भी क्वेश्चन आते हैं, जो किस टाइप से आते हैं। जैसे यहाँ से हमारे को कुछ समीकरणें दे दी जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर हमारे को दो समीकरणें दे रखी हैं और बता रखा है कि चर क्या है, नॉन नेगेटिव है। फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्या इसका ग्राफ विधि से हल किया जा सकता है, क्या इसके लिए आधारी हलों की जो मैक्सिमम संख्या है वो कितनी है, क्या ये अनभ्रष्ट आधारी हल हैं, क्या ये अपभ्रष्ट आधारी हल हैं, इनके बारे में से पूछा जाता है। तो इसको समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल की सहायता से समझ सकते हैं। तो देखिए, वहाँ जहाँ हमारे को क्वेश्चन दिया गया है उसमें समीकरण की संख्या है 2 और चरों की संख्या है 3। तो देखिए, समीकरण की संख्या है 2, चरों की संख्या है 3। तो आधारी जो हल होते हैं उनकी अधिकतम संख्या होती है, वो आपको याद रखनी है, ये होती है NCM। N यहाँ पर चरों की संख्या को व्यक्त करता है और M यहाँ पर समीकरण की संख्या को व्यक्त करता है। दिए गए क्वेश्चन में समीकरण 2 थी तो M की जगह 2 पुट करेंगे, चर 3 थे तो N की जगह 3 पुट करेंगे। अब इसे हल करेंगे तो फाइनली यहाँ पर 3 आता है, अतः दी गई प्रॉब्लम के लिए आधारी हलों की संख्या 3 होगी। इसके बाद में हम बात करें कि यहाँ पर चरों की संख्या 3 है, अतः ग्राफी विधि से हल करना उचित नहीं होगा। उसके बाद में हम यहाँ से हल ज्ञात करने की बात करें तो सबसे पहले तो हम दी गई समस्या को इस रूप में लिख देते हैं, यानी कि दोनों समीकरणों में जो चर x है उनके गुणांक को हम वेक्टर अल्फा 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, y के गुणांक को वेक्टर अल्फा 2 से, और z के गुणांक को अल्फा 3 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और यहाँ पर जो समीकरण का मान दे रखा था दोनों में उसको b से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमारे को पता है कि यहाँ पर हमने देखा है अधिकतम आधारी हलों की संख्या 3 है, तो उससे हम यहाँ से b1 बराबर अल्फा 1 अल्फा 2, b2 बराबर अल्फा 1 अल्फा 3, यानी कि जो ये हमारे 3 वेक्टर थे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, इनसे यहाँ पर ये b1 b2 b3 लेते हैं। फिर यहाँ से सबसे पहले जो ये b1 b2 b3 इनके लिए सारणिक का मान निकाला जाता है। अब यदि सारणिक का मान नॉट इक्वल टू 0 होता है तभी इसके लिए हम आधारी हल ज्ञात कर सकते हैं। यदि सारणिक का मान 0 आ जाता है तो यहाँ पर आधारी हल ज्ञात करना संभव नहीं होगा। अब जैसे हम बात करें b1 में हमने अल्फा 1 अल्फा 2 लिया, अब आपका क्वेश्चन हो रहा होगा कि क्या यहाँ पर अल्फा 1 अल्फा 3 नहीं लिया जा सकता था b1, तो वो आप कुछ भी लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप यहाँ से कितनी व्यवस्थाएं बना सकते हैं। तो व्यवस्था बनाने का भी सिंपल तरीका होता है। सबसे पहले जैसे आपने अल्फा 1 ले लिया, बाकी दो को इसके साथ पेयर में कीजिए, जैसे एक बार अल्फा 2 को किया, एक बार अल्फा 3 को किया। अब अल्फा 1 से आगे चलिए, यानी कि अल्फा 2 से पेयर बनाना स्टार्ट कीजिए, तो अल्फा 2 और अल्फा 3 बस ये 3 संभावनाएं बन रही थी। तो यहाँ पर आधारी हलों की अधिकतम संख्या भी कितनी थी, 3। ये अधिकतम संख्या है, हो सकता है इससे कम भी प्राप्त हो। तो यहाँ पर यदि सारणिक का मान निकालेंगे b1 का, ये नॉट इक्वल टू 0 प्राप्त हो रहा है, तो इसके लिए आधारी हल ज्ञात किया जा सकता है।
अब सबसे पहले हम देखें तो इसके लिए मान आ रहा है 2 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर हम यहाँ से हल ज्ञात करने के लिए एक्स b1 बराबर लिखेंगे b1 का इन्वर्स b। यहाँ से जो b1 है वो हम ये जो हमने b1 लिया था जिसमें वेक्टर अल्फा 1 अल्फा 2 आ रहे थे, इनका प्रतिलोम मैट्रिक्स लिखना होता है। तो प्रतिलोम मैट्रिक्स आप यहाँ से लिख देते, बिल्कुल सिंपल सा तरीका होता है प्रतिलोम 2/2 के लिए, तो कि आप इन दोनों को तो चेंज कर दीजिए और इनके साथ नेगेटिव साइन लगा दीजिए। इन दोनों को चेंज करेंगे तो ये 1 की जगह 5 आ जाएगा, 5 की जगह 1 आ जाएगा। इन दोनों के साथ नेगेटिव साइन ले लीजिए और जो सारणिक का मान आ रहा था उसका भाग दे दीजिए। तो ऐसे आपका b1 ये हो जाएगा, b1 इनवर्स सॉरी। इसके बाद में b का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब इसे हल कर लेते हैं। देखिए 1/2 ऐसे कैसे, 5 को 12 से गुणा किया और -1 को 50 से गुणा किया। 5 को 12 से गुणा किया तो 60 आ जाएगा, -1 को 50 से गुणा किया तो 50 आ जाएगा और 5 को 12 से गुणा किया तो 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 आ जाएगा फाइनली हल करेंगे तो। ऐसे इसके बाद में 3 से हम गुणा करते हैं 12 को, -3 से गुणा करते हैं 12 को, 1 से गुणा करते हैं 50 को, यहाँ पे 14 आ जाएगा। अब इस 2 का भाग देते तो यहाँ पे 5 7। लेकिन यहाँ पर जो एक्स b1 है ना, b1 में हमने आधारी चर कौन कौन से लिए थे, अल्फा 1 अल्फा 2। तो यहाँ पर जो अल्फा 1 है उसके अकॉर्डिंग x, अल्फा 2 के अकॉर्डिंग है जो y। तो यहाँ पर आधार में हमने लिए हैं x का मान हमारे पास 5 प्राप्त हो जाएगा और y का मान 7 प्राप्त हो जाएगा। z को हमने आधार में शामिल नहीं किया था तो उसका मान 0 लिख देंगे। जिसको आधार में शामिल नहीं किया जाएगा उसका मान 0 लिख देंगे। इसी प्रकार हम xb2 प्राप्त कर लेते हैं, इसी प्रकार हम xb3 प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार यहाँ पर हमारे को 3 हल प्राप्त होते हैं। अब ये जो 3 हल प्राप्त हो रहे इनसे भी आगे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आप समझने के लिए इसके माध्यम से समझिए। यहाँ पर जो ये 3 हल प्राप्त हो रहे थे इनके बारे में जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये देखिए। यहाँ से तीनों जो हल हैं वो आपके अनअपभ्रष्ट आधारी हल हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अनअपभ्रष्ट आधारी हल क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने आधार में एक्स वाई लिया था, यहाँ पर आधार में एक्स जेड लिया था, आधार में वाई जेड लिया था। तो यदि आधारी चर नॉन नेगेटिव आता है, आधारी चर नॉट इक्वल टू 0 आता है, यानी आधारी चर का मान 0 नहीं हो, तो वो हल हमारा अनअपभ्रष्ट आधारी हल कहलाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं एग्जाम में, जैसे ये दे दिए जाएंगे 4 ऑप्शन और कहा जाएगा कि इनमें से कौन सा अनअपभ्रष्ट आधारी हल है, कौन सा अनअपभ्रष्ट आधारी हल नहीं है। तो ये आप याद रखिए कि आधारी चर का मान 0 नहीं होता है तो वह हल आपका अनअपभ्रष्ट आधारी हल होता है। इसके बाद में ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं तो आप ध्यान रखिए। आप यहाँ से क्या देखते हैं, यहाँ पर जो आधारी चर आ रहे थे वो नॉन नेगेटिव भी थे। देखिए इसमें x और y नॉन नेगेटिव थे, इसमें y और z नॉन नेगेटिव थे। तो ये दोनों हल हमारे अनअपभ्रष्ट आधारी हल, अनअपभ्रष्ट आधारी सुसंगत हल तो हो, अनअपभ्रष्ट तो थे ही थे, साथ में ये सुसंगत हल और हो जाते हैं। रिपीट करता हूँ कि ये दोनों हल अनअपभ्रष्ट आधारी हल तो थे ही थे, साथ में ये सुसंगत हल और हो जाते हैं। तो यहाँ से ये भी आपको समझना है, याद रखना है कि अनअपभ्रष्ट आधारी सुसंगत हल क्या होते हैं। यानी कि आधारी चर का मान अशून्य तो होना ही चाहिए, साथ में नॉन नेगेटिव भी होना चाहिए। तो यहाँ से जैसे यही क्वेश्चन बना देंगे, ये 3 ऑप्शन दे देंगे और इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन सा, जैसे इन्हीं से क्वेश्चन बना देंगे, पूछ लिया जाएगा कौन सा हल अनअपभ्रष्ट आधारी सुसंगत हल नहीं है, कौन सा अनअपभ्रष्ट आधारी सुसंगत हल है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है। बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर -2 आ रहा था, इसलिए ये आधारी सुसंगत हल नहीं होगा। ये आधारी अनअपभ्रष्ट हल है लेकिन आधारी सुसंगत हल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आधारी चर था उसका मान नेगेटिव आ रहा है। उसके बाद में ये हमने बात कर ही ली है कि भाई आधारी हलों की अधिकतम संख्या NCM होती है, जहाँ पर n चरों की संख्या, m समीकरण की संख्या होती है।
इसके बाद में याद रखना है कि आधारी हलों की संख्या परिमित होती है। क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट, आपको ये रिजल्ट के रूप में याद रखना है कि आधारी हलों की संख्या परिमित होती है। उसके बाद में निकाय के लिए आधारी हल विद्यमान हो आवश्यक नहीं है। अभी मान लीजिए जैसे अभी हमने जो ये जैसे B1 B2 B3 लिए थे, इनके मान शून्य आ जाएं तो वहाँ पर हम आधारी हल ज्ञात नहीं कर सकते। आधारी हल ज्ञात करते समय जिन संगत चरों का मान नहीं लिया जाता है, यानी कि जिनको आधार में शामिल नहीं किया जाता, उनका मान शून्य लेते हैं। उसके बाद में इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अनभ्रष्ट आधारी हल क्या होता है। इसके बाद में बात करें तो यहाँ पर छोटी छोटी डेफिनेशन है, आप इनको देखने की कोशिश कीजिए। नॉर्मल से डेफिनेशन है जिनके बारे में मैं ऑलरेडी पहले बात कर चुका हूँ। इसके बाद में हम बात करें सिंप्लेक्स मेथड। तो देखिए सिंप्लेक्स मेथड में जो मानक रूप है ना, ये आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिंप्लेक्स मेथड के लिए मानक रूप कौन सा होगा। तो देखिए समस्या मैक्सिमम z बराबर cx ax बराबर b x ग्रेटर देन इक्वल 0। यहाँ पर भी जो चर का मान है ना वो नॉन नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रतिबंध निकाय है उसमें समीकरण के रूप में दे रखा है ax बराबर b, और समस्या जो होती है ना वो मैक्सिमम की होती है। यदि समस्या मिनिमम की है तो उसे मैक्सिमम में बनाकर फिर सिंप्लेक्स मेथड का यूज किया जाता है। क्वेश्चन ये उठता है कि सिंप्लेक्स मेथड का यूज कब करना है। भाई जब चरों की संख्या 2 आती है ना, तब तो हम आसानी से ग्राफिकल मेथड के द्वारा भी हल कर सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा आ जाए तो वहाँ पर ग्राफिकल मेथड यूज करना संभव नहीं होता है। उस स्थिति में सिंप्लेक्स मेथड यूज कर सकते हैं। हालांकि जब चरों की संख्या 2 है तब भी हम सिंप्लेक्स मेथड को यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करें तो मैंने अभी बताया आपको कि समस्या जो का उद्देश्य फलन होता है वो कैसा होना चाहिए, सिंप्लेक्स मेथड में अधिकतमीकरण का होना चाहिए। इसके बाद में हम बात करें यहाँ पर जो हमारा ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आवश्यक सदिश b होता है उसके सभी घटक ग्रेटर देन इक्वल 0 होने चाहिए। यदि लेस देन इक्वल 0 है तो उसे माइनस से गुणा करके और उसे ग्रेटर देन इक्वल 0 में चेंज कर देना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पर अभी मैंने बताया भी आपको कि समस्या यदि निम्नीकरण की है तो उसे आप हल करने के लिए सबसे पहले -1 से गुणा कर लेते हैं और उसके बाद में उसे हल करते हैं। इसके बाद में हम बात करें न्यूनता पूरक चर एवं आधिक्य पूरक चर की। तो यदि जो समस्या दी गई है उसमें यदि प्रतिबंध में इस रूप में दे रखा है ax1 प्लस a2x2 लेस देन इक्वल b1, लेकिन हमारे को मालूम है कि मानक रूप बनाने के लिए इसको समीकरण के रूप में परिवर्तित करना होता है। तो यदि यहाँ पर लेस देन इक्वल का चिन्ह आता है तो इसे समीकरण के रूप में परिवर्तित करने के लिए एक न्यूनता पूरक चर इसमें ऐड कर दिया जाता है। उस न्यूनता पूरक चर का जो गुणांक होता है 1 होता है। जैसे कि यहाँ पर इसको समीकरण बनाने के लिए चर x3 लिया गया है जिसका गुणांक 1 है, और यहाँ पर न्यूनता पूरक चर को जोड़ा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसका जो गुणांक है वो क्या है 1। इसके बाद में ये भी आपको ध्यान रखना है कि यदि दी गई समस्या में यदि चिन्ह प्रतिबंध में चिन्ह जो आ रखा है वो ग्रेटर देन इक्वल का आ रखा है, तो इसे हटाने के लिए हमारे को आधिक्य पूरक चर की आवश्यकता होती है, और आधिक्य पूरक चर का जो गुणांक लिया जाता है वो -1 होता है। जैसे कि आप ये प्रॉब्लम समझिए, जैसे कि मान लीजिए आपके प्रतिबंध में ये आ गया चिन्ह यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल आ रखा है, तो इसको हटाने के लिए देखिए चर यहाँ पर x1 x2 x3 तो कोई और चर जैसे कि x4 ले लिया, लेकिन उसका गुणांक हमारे को -1 लेना है, और ये जो असमीका थी वो समीकरण के रूप में चेंज हो चुकी है। तो यहाँ से हमारे को ध्यान रखना है कि यदि प्रतिबंध निकाय में लेस देन इक्वल वाली असमीका आ रखी है तो उसे समीकरण के रूप में परिवर्तित करने के लिए न्यूनता पूरक चर को जोड़ेंगे और उसका गुणांक क्या होगा 1। उसके बाद में यदि ग्रेटर देन इक्वल वाली आ रखी है तो वहाँ पर न्यूनतम आधिक्य पूरक चर लेते हैं और उसका गुणांक क्या -1। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो इनको थोड़ा सही से देखना है। उसके बाद में यदि हम बात करें यहाँ से तो यहाँ पर कृत्रिम चर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जो न्यूनता पूरक चर और आधिक्य पूरक चर लेते हैं ना, उससे समस्या के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इनकी जो लागत मूल्य ली जाती है वो ली जाती है 0।
इसको भी हम जैसे नीचे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। इसके बाद में आपको इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि कृत्रिम चर क्या होता है। यदि सिंपलेक्स मेथड में समस्या को हल करने के लिए मानक रूप में परिवर्तित करने के बाद ये देखा जाता है कि उसमें यदि इकाई मैट्रिक्स नहीं बन रही है, इकाई मैट्रिक्स यदि नहीं बन रही है तो वहाँ पर कृत्रिम चरों की आवश्यकता होती है, और यदि इकाई मैट्रिक्स बन रही है उसमें ऑलरेडी, तो उसमें कृत्रिम चरों की आवश्यकता नहीं होती है। इन सब बातों को समझने के लिए हम ये एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमारी समस्या मैक्सिमम z बराबर ये कंडीशन हमारा है, तो यहाँ पर देखिए जो b है उसके मान ऑलरेडी पॉजिटिव हैं। अब यहाँ से हम बात करें, यहाँ पर चिन्ह आ रखा है लेस देन इक्वल, इसे हम समीकरण के रूप में परिवर्तित करने के लिए न्यूनतम पूरक चर का यूज करेंगे। जैसे हमने चर x3 ले लिया, इसका गुणांक 1 ले लिया, यहाँ पर लिख दिया। अब इससे समस्या के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो इसलिए इसकी लागत मूल्य 0 लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लागत मूल्य 0 लिया है। उसके बाद में यहाँ पर जो इसमें चिन्ह आ रखा है वो ग्रेटर देन इक्वल का आ रखा है। इसको समीकरण के रूप में परिवर्तित करने के लिए ये हमारे को यहाँ पर आदि के पूरक चर लेना पड़ेगा जिसका गुणांक -1 लेते हैं। तो यहाँ पर हमने चर इसके लिए x4 ले लिया, क्योंकि इसके लिए x3 लिया तो उसके बाद में x4 ले लिया। उसके बाद में यहाँ पर जो चर होते हैं वो भी नॉन नेगेटिव होते हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ पर इसको मानक रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। अब यहाँ से इसके बाद में ये देखा जाता है कि क्या इसमें इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर इकाई मैट्रिक्स के लिए यहाँ से देखें कि यहाँ पर 1 0 प्राप्त हो रहा है, जैसे यहाँ पर 1 0, लेकिन यहाँ पर 0 -1 प्राप्त हो रहा है, तो उससे तो इकाई मैट्रिक्स बनेगी नहीं। इकाई मैट्रिक्स बनाने के लिए हमारे को 0 1 की ज़रूरत है। तो इसके लिए इसमें एक कृत्रिम चर ऐड करते हैं, तो उसको आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, अब हम इसको सिंपलेक्स मेथड से हल करने के लिए यहाँ से हमारे को कृत्रिम चर की आवश्यकता होती है। तो हम वो सदिश 0 1 ले लेते हैं और कृत्रिम चर का नाम हम x5 ले लेते हैं। यहाँ से ये भी ध्यान रखना है कि जो कृत्रिम चर होता है ना उसका मूल्य -m लिया जाता है। यहाँ पर m बहुत बड़ी धनात्मक संख्या है और -m लेने से ये बहुत छोटी संख्या हो जाती है, क्योंकि आप सिंपल सी बात है, जैसे बहुत बड़ी संख्या है उसको माइनस से गुणा करेंगे तो वो बहुत छोटी संख्या हो जाती है। अब इसके बाद में ये हमारा मानक रूप फाइनली ये रूप प्राप्त हो जाता है। आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ तक हम ऑलरेडी पीछे तक कर चुके थे। कृत्रिम चर की सहायता से कृत्रिम चर x5 लिया, उसका मूल्य 0 और 1, तो उसके माध्यम से यहाँ पर -m x5 फाइनली हमने लिख दिया है। उसके बाद में यहाँ पर ये टेबल बनाई जाती है। तो ये टेबल भी आपको थोड़ा सा समझ लेना है एक बार, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टेबल से भी पूछ लिए जाते हैं। तो टेबल के बारे में जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको टेबल बनाना आ जाए। बनाना बहुत सिंपल है। आप यहाँ से देखिए टेबल कैसे बनाते हैं। आप यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर मूल्य दे रखे हैं वो है 3 2 0 0 -m। इन सबको यहाँ पर लिख दीजिए, इसको नाम दे दीजिए CJ। उसके बाद में यहाँ पर CB B XB और B, और यहाँ पर जो चर y1 y2 y3 y4 y5, यहाँ पर उतने ही चर आने हैं जितने ये आ रखे थे। जैसे यहाँ पर x1 x2 x3 x4 x5, तो यहाँ पर उतने ही आने हैं। इसके बाद में यहाँ से इनका मूल्य लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ से देखिए y1 के नीचे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 आ रहा था 3 आ रहा था, तो हमने 2 3 लिख दिया। यहाँ पर 1 और यहाँ पर हमारा 4, तो ये 1 4 लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर 1 0, तो यहाँ पर 1 0 लिख दिया। उसके बाद में 0 -1 लिख दिया, यहाँ पर 0 1 ऐसे लिख दिया। इसके बाद में यहाँ से हमारे को ये देखना है कि आधार में हमने क्या लिया, क्योंकि इकाई मैट्रिक्स जो प्राप्त हो रही थी हमारी वो कहाँ से प्राप्त हो रही थी, यहाँ से प्राप्त हो रही थी इकाई मैट्रिक्स। इन दोनों के माध्यम से, इन दोनों चरों के माध्यम से इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो रही थी। तो ये α3 α5, क्योंकि ये α3 के अकॉर्डिंग था, ये α5 के अकॉर्डिंग था। α3 के अकॉर्डिंग चर का मान x3, α5 के अकॉर्डिंग x5। अब यहाँ पर इनका मूल्य देखिए, जो α3 के अकॉर्डिंग मूल्य था वो 0 था, तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। α5 के अकॉर्डिंग मूल्य आता है जो -m है, तो -m इधर लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर zj -cj। अब इसके माध्यम से हम आगे डिसीजन करते हैं कि कहाँ तक आगे चलना होता है। अब यहाँ से देखिए zj -cj कैसे निकाला जाता है। तो आप सबसे पहले यहाँ से देखिए, इस 0 को इससे गुणा करते हैं 2 से, इस -m को इससे गुणा करते हैं और जोड़ते हैं। तो 0 को 2 से गुणा करने पर 0 और -m को इससे गुणा करने पर ये -3m हो जाएगा, और -3m, और इसमें से इस cj के मान जो होते हैं ऊपर घटा देने होते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी -3m आ रहा है और उसमें से 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा।
ऐसे ही नेक्स्ट वाला 0 को 1 से गुणा करेंगे, माइनस एम को 4 से गुणा करेंगे, ऊपर से यहाँ से ये घटा देंगे तो ये -4m -2 प्राप्त हो जाता है। 0 को 1 से गुणा करेंगे, 0 को m से गुणा करेंगे, 0 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ से 0 को 0 से गुणा करेंगे, -1 को m से गुणा करेंगे तो यहाँ से -1 को इससे गुणा करेंगे तो m आ जाएगा, और फाइनली उसमें से 0 घटाएंगे तो भी ये m ही रहेगा। उसके बाद में यहाँ से 0 को इससे गुणा करेंगे 0 से, और -m को 1 से गुणा करेंगे तो -m आएगा, उसमें से -m घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। अब इसके बाद में यहाँ से तीन चीज़ें और फिक्स करनी होती है। एक तो मुख्य अवयव, एक होता है प्रवेशी सदिश, और एक होता है निर्गत सदिश। इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को यूँ देखना होता है कि यहाँ पर जो ZJ माइनस CJ के मान आए उनमें सबसे मिनिमम कौन सा है, और ऋणात्मक भी होना चाहिए। यदि यहाँ पर ZJ माइनस CJ का मान, यदि यहाँ पर ZJ माइनस CJ का मान ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो ये यहाँ से हमारे पास जो हल आता है वही इष्टतम हल होता है। ये रिजल्ट भी आपको डायरेक्ट याद रखने, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि यहाँ पर हमारे पास ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल 0 आ जाता तो ये हल भी हमारा इष्टतम हल होता, लेकिन ये यूनिक नहीं होता। और यदि यहाँ पर हमारा ZJ माइनस CJ लेस देन इक्वल 0 आता है तो ये हल हमारा इष्टतम हल नहीं होता है। इसको आगे थोड़ा सा इष्टतमीकरण करने की ज़रूरत रहती है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव मान आ रखे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर नेगेटिव मान आ रखे हैं। यदि ऐसा आ रखा है तो हमारे को ये देखना होता है इनमें सबसे छोटा या न्यूनतम कौन सा है। तो यहाँ पर बात करें तो सबसे छोटा ये आ रहा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि m यहाँ पर बहुत बड़ी राशि है। जैसे समझने के लिए ले लीजिए आप m का मान 10,000 है, तो यहाँ पर उसको -4 से और गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -40,000, उसमें से -2 और करेंगे तो ये हो जाएगा -40,002। जबकि यहाँ पर होगा 10,000 से गुणा करेंगे तो ये -30,000 -3। तो यहाँ पर बहुत कम हो जाता है। एक समझने के लिए मैंने बताया आपको कि भाई कैसे पता चलेगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है उसके लिए। उसके बाद में हम बात करें यहाँ से, तो यहाँ पर हमारे को अब ये पता चल गया है कि ये सबसे कम है और ऋणात्मक भी है, तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ से प्रवेशी सदिश। तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग ये α1 था, इसके अकॉर्डिंग α2 था, तो यहाँ से α2 हमारा हो जाएगा प्रवेशी सदिश। अब ये अंदर जाएगा तो एक सदिश निश्चित सी बात है कि एक ये अंदर जाएगा तो किसी न किसी एक को बाहर निकालेगा। अब वो बाहर कौन निकलेगा उसका डिसीजन हमारे को यहाँ से करना है। जैसे इसके यहाँ पर मान कितना आ रहा है 4, इसका मान इस 4 का भाग दीजिए इस 12 में, तो 12 में 4 का भाग दिया, कोमा इस 2 में 1 का भाग दिया। तो यहाँ पर जो मिनिमम किसके माध्यम से प्राप्त होता है, तो 2 में यदि हम 1 का भाग देते हैं तो मिनिमम प्राप्त होता है। तो यहाँ से 2 में 1 का भाग दे रहे थे तब मिनिमम प्राप्त हो रहा है, तो ये हमारा मुख्य अवयव होता है। जिसके लिए मिनिमम प्राप्त होगा मान भाग देने पर वही हमारा मुख्य अवयव होगा। तो यहाँ से पता चलता है कि 1 हमारा क्या है, मुख्य अवयव है। अब जब ये मुख्य अवयव आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग सदिश कौन सा था, α3। तो α3 हमारा निर्गत सदिश हो जाता है, यानी कि α3 निकलेगा और उसकी जगह α2 एंटर करेगा। उसके बाद में हम बात करें तो इसी प्रकार ये टेबल आगे चलती रहती है, लेकिन आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ अब जानकारी की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन बनता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखना है कि देखिए अब ये रिजल्ट के रूप में याद रखनी है आपको ये बातें। यहाँ पर देखिए ZJ माइनस CJ, अब यहाँ पर देखिए ZJ माइनस CJ के मान, सभी के मान ZJ माइनस CJ के सारे मान ग्रेटर देन इक्वल 0 आ रखे, लेकिन आधार में कृत्रिम सदिश विद्यमान है और उसके संगत चर का मान 0 नहीं है, तो इस समस्या का कोई सुसंगत हल विद्यमान नहीं होगा। तो आप याद रखिए, वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि भाई ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल 0 आ रहा है, लेकिन आधार में कृत्रिम सदिश विद्यमान है और उसके संगत चर का मूल्य 0 नहीं है, तो उस स्थिति में समस्या का कोई भी सुसंगत हल विद्यमान नहीं होता है। क्योंकि वो टेबल मैंने आपको इसलिए बताया कि कभी कभी उससे रिलेटेड बातें पूछ ली जाती हैं, जैसे प्रवेशी सदिश, निर्गत सदिश, की एलिमेंट इत्यादि, इसलिए मैंने बताया, वरना उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए एग्जाम में उसके पूछने की संभावनाएं थोड़ी कम रहती है। आपको ये रिजल्ट ज़रूर याद रखने हैं। इसके बाद में बात करूँ तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी आपको कि ZJ माइनस CJ के सभी मान ग्रेटर देन इक्वल 0 होते हैं,
और आधार में कृत्रिम सदिश विद्यमान नहीं है तो ये हल हमारा इष्टतम हल होता है, लेकिन ये यूनिक नहीं होता है। इसके बाद में हम बात करें ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन 0 है आधार में और कृत्रिम सदिश विद्यमान नहीं है तो ये रिपीट करता हूँ, यदि ZJ माइनस CJ लेस देन 0 है और किसी चर YJ लेस देन इक्वल 0 है, उसके संगत उसके संगत YJ लेस देन इक्वल 0। आप इसको समझने के लिए यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पर ZJ माइनस CJ है ना, उसमें जैसे मान लो इसका मान नेगेटिव आ जाता, मैं ये कह रहा हूँ आ जाता, और यहाँ पर ये दोनों मान भी नेगेटिव आ जाते, तो ऐसी स्थिति में समस्या का हल क्या होता? अपरिबद्ध होता। इसका मीनिंग ये है, रिपीट करता हूँ, यानी ZJ माइनस CJ का मान लेस देन 0, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर नेगेटिव आ जाता और ये दोनों भी नेगेटिव आ जाते, तो इसी स्थिति में समस्या का जो हल होता है वो क्या होता है? अपरिबद्ध होता है। उसके बाद में ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन 0 है और आधार में कृत्रिम सदिश विद्यमान है, जैसे कि यहाँ पर हुआ था, तो उस स्थिति में समस्या का सुसंगत हल विद्यमान नहीं होता है। तो आपको ये सारे रिजल्ट के रूप में याद रखने, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती है। उसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पर ये सिंपल सी बातें हैं, इनको आप थोड़ा सा एक बार रीडिंग कर लेना इनकी। ये थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पर ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल J के लिए, तो आधारी हल इष्टतम हल होता है, और यदि आधारी हल इष्टतम हल नहीं हो तो उसे उन्नत करके आधारी हल ज्ञात करने के लिए निम्न की आवश्यकता होती है। मैं रिपीट करता हूँ कि यदि ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल 0 आ रहा है सभी मानों के लिए, तो वहाँ पर ये हल हमारा इष्टतम हल होता है। और यदि ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं है, अर्थात लेस देन 0, तो उस स्थिति में आधारी हल नहीं होता है और आधारी हल ज्ञात करने के लिए उसे दोबारा से उन्नत करके आधारी हल ज्ञात करना होता है। उन्नत करने का मतलब क्या है? दोबारा से टेबल बनाना होगा और फिर से वही इनपुट वेक्टर यानी कि निर्गत सदिश, प्रवेशी सदिश और की एलिमेंट की सहायता से दूसरी टेबल बनानी पड़ेगी। ऐसे प्रक्रिया हमारी चलती रहती है। इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन 0 है तो ये हल हमारा इष्टतम हल होता है। उसके बाद में हम बात करें यहाँ से, तो यहाँ से देखिए हमारे को ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, कि यहाँ पर द्वैतता क्या होती है। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, आप इनको देख लीजिए, रिजल्ट के रूप में भी हैं तो आप इनको देख लीजिए, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन उठ जाता है। नॉर्मल सी बातें जिनके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ। उसके बारे में बाद में बात करें हम द्वैतता। तो देखिए, प्रत्येक जो रैखिक प्रोग्रामन समस्या होती है वो सदैव एक अन्य रैखिक प्रोग्रामन समस्या से संबंधित होती है, जिसे दी गई समस्या की द्वैत समस्या भी कहते हैं। अब देखिए, यदि मूल समस्या में, यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं तो थोड़ा समझना है, यदि मूल समस्या में लेस देन इक्वल का चिन्ह है तो उसकी द्वैती समस्या में ग्रेटर देन इक्वल का चिन्ह होगा। इन बातों को हम समझने के लिए यहाँ पर इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि ये कोई प्रारंभिक मान समस्या है, मैक्सिमम ZP बराबर CX, AX लेस देन इक्वल भी, X ग्रेटर देन इक्वल 0। हाँ, अभी कुछ स्टूडेंट के अंदर क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर यहाँ पर तो बराबर का चिन्ह आता था, तो भाई वो सिंप्लेक्स मेथड में आता है। सिंप्लेक्स मेथड यूज करने के लिए वो हमारे को बराबर का करना होता है। यदि या तो खुद दिया होता है बराबर, नहीं होता है तो हमारे को बराबर करना होता है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रारंभिक मान समस्या और द्वैत समस्या की। तो यहाँ पर देखिए, प्रारंभिक मान समस्या मैक्सिमम की होती है, मैक्सिमम Z बराबर CX, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है यानी मानक रूप होता है वो ये होता है AX लेस देन इक्वल B और X ग्रेटर देन इक्वल 0। जब इसे द्वैत रूप में बनाते हैं तो समस्या देखिए मैक्सिमम की थी तो द्वैत में मिनिमम की बन जाती है। तो समस्या यदि मैक्सिमम की थी तो समस्या द्वैत में मिनिमम की बन जाती है। ये थोड़ा आपको डायरेक्ट याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और देखिए, यहाँ पर जो AX लेस देन इक्वल B आ रहा था, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर B का ट्रांसपोज और चर यहाँ पर W लिया जाता है। यहाँ पर AX लेस देन इक्वल B आ रहा था, यहाँ पर A का ट्रांसपोज लिया जाता है और W, और यहाँ पर ये थोड़ा सा सही नहीं लिख रखा है, यहाँ पर उसमें लेस देन इक्वल आता है तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल आता है। यहाँ पर भी चर ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है, यहाँ पर भी चर ग्रेटर देन इक्वल 0 आता है।
समझने की बात यह है कि इसमें समस्या मैक्सिमम की होती है तो इसमें समस्या मिनिमम की होती है। अब मैक्सिमम की होगी तो उसका मानक रूप बनाने के लिए हमारे को प्रतिबंध को ax लेस देन इक्वल b के रूप में लिखना पड़ेगा, और ये a का ट्रांसपोज w ग्रेटर देन इक्वल c का ट्रांसपोज, और x ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो ये w भी ग्रेटर देन इक्वल 0। तो ऐसे इसको ध्यान में रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। इसके बारे में और थोड़ा सा आगे हम देखते हैं। तो यहाँ से देखिए, यदि यही समस्या यानी प्रारंभिक मान समस्या मिनिमम की होती, जैसे मिनिमम ZP बराबर CX, तो यदि मिनिमम की होगी ना तो उसका मानक रूप ये होगा AX ग्रेटर देन इक्वल B x ग्रेटर देन 0। तो इसका द्वैत रूप देखिए आप, ये मिनिमम की है तो यहाँ पर मैक्सिमम आएगा, यहाँ पर वही पहले वाला तरीका ही B का ट्रांसपोज और W आएगा। यहाँ पर देखिए लेस, यहाँ पर AX ग्रेटर देन इक्वल B आ रहा है तो यहाँ पर लेस देन इक्वल आएगा, लेकिन देखिए यहाँ A आ रहा था तो यहाँ पर A का ट्रांसपोज लिखा जाएगा। समझने की बात है कि यहाँ B आ रहा था तो यहाँ का C का ट्रांसपोज लिखा जाएगा, यहाँ पर चर ग्रेटर देन इक्वल 0 ही आएगा। ये भी देखिए यहाँ पर C आ रहा था जबकि यहाँ पर B का ट्रांसपोज लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये आपको पता होना चाहिए, कभी कभी इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और इन चीज़ों को समझने के लिए एक एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, जैसे ये समस्या है मैक्सिमम Z ये। अब इस समस्या को हमारे को बनाना है द्वैत रूप में, तो द्वैत रूप में बनाने के लिए देखिए सबसे पहले तो हमारे को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए मैक्सिमम की है, यहाँ पर प्रतिबंध में लेस देन इक्वल लेस देन इक्वल लेस देन इक्वल, और ये चर तो भाई नॉन नेगेटिव आएंगे, तो इनके बारे में तो आपको सही से ध्यान रखना है। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनी हुई है। तो यहाँ पर आप इसके लिए द्वैत रूप बनाने के लिए, ये मैक्सिमम की थी तो बनेगी किसकी, मिनिमम की। अब समझने की कोशिश कीजिए, इसमें देखिए समीकरण कितनी आ रही, प्रतिबंध में 1 2 3, तो निश्चित रूप से इसमें चरों की संख्या 3 होगी, यानी इसमें प्रतिबंध में जितने समीकरण होते हैं उतने इसमें चर होते हैं। उसके बाद में बात करें, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसके जो मान आ रखे थे क्या, 4 और 3, यानी कि, और यहाँ पर चर आ रखे थे 2, यानी कि इसमें जितने चर आएंगे उतने इसके प्रतिबंध की समीकरण आएंगे। तो आप यहाँ से देखिए ये मैक्सिमम की थी, ये मिनिमम की बन गई। उसके बाद में यहाँ पर B देखिए, B कितना है, 4 है, 3 है, 1 है, यानी कि यहाँ से ये लिख रखा है B कितना है, 4 3 1। यहाँ पर हमारे को लिखना होता है B का ट्रांसपोज और W, तो B का ट्रांसपोज W लिखेंगे तो ये बन जाएगा 4W1 3W2 और W3, ऐसे बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए हमारे को लिखना होता है A का ट्रांसपोज। अब हम A की बात करें तो A में देखिए यहाँ पर बन रहा था 3 1 1 2 1 1, ये देखिए यहाँ पर A लिख रखा है। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे ना तो ये बन जाएगा हमारा 3 1 1 1 2 1, और यहाँ पर देखिए हमारे को लिखना क्या होता था, A का ट्रांसपोज W। तो यहाँ पर W में हमारे पास क्या है, W1 W2 और W3। अब इन मैट्रिक्स को यदि हम गुणा करते हैं तो ये बनता है 3W1 W2 W3, और चूंकि देखिए समस्या ये हमारी मिनिमम की है इसलिए इसमें चिन्ह आएगा ग्रेटर देन इक्वल, और इधर क्या, C का ट्रांसपोज यहाँ से लिख रखा है 1 3, तो यहाँ से देखिए हमारी ये बन जाएगी 3W1 W2 W3 ग्रेटर देन इक्वल 1, ऐसे ही नीचे वाली बन जाएगी। तो यूँ हमारे को पता होना चाहिए कि भाई चेंज कैसे करते हैं। उसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पर जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई थी उनके बारे में यहाँ से दे रखा है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर कंपेयर किया गया है प्रारंभिक मान समस्या में और द्वैत समस्या में। तो देखिए प्रारंभिक मान समस्या मैक्सिमम की होती है तो ये मिनिमम की होती है, ये मिनिमम की होती है तो ये मैक्सिमम की होती है। आगे देखिए आवश्यक सदिश इसमें B होता है जबकि इसमें आवश्यक सदिश C का ट्रांसपोज होता है। इसमें मूल्य सदिश CX होता है तो उसमें मूल्य सदिश B का ट्रांसपोज W होता है। इसमें यदि प्रतिबंध में चिन्ह लेस देन इक्वल आ रहा है तो उसमें ग्रेटर देन इक्वल आएगा, इसमें यदि ग्रेटर देन इक्वल है तो उसमें लेस देन इक्वल है। कुल मिला के आपको समझ में आ रहा होगा, यदि आपने प्रारंभिक मान समस्या को द्वैत रूप में समझ में आ गया तो वही सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इनको कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में हम बात करें तो यहाँ से इसमें दे रखा है कि इसमें प्रतिबंधों की चरों की संख्या जितनी होती है उतने इसमें क्या होते हैं, इसमें देखिए प्रतिबंध चरों की संख्या जितनी होती है उतने इसमें प्रतिबंध प्राप्त होते हैं। जितने प्रतिबंध होते हैं उतने प्रतिबंध चर होते हैं। अब यहाँ से ध्यान रखना ये दोनों वेरी वेरी मोस्ट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसलिए थोड़ा सही से देखिए। यदि रैखिक प्रोग्रामन समस्या का हल अपरिबद्ध हो, यदि रैखिक प्रोग्रामन समस्या का हल क्या है, अपरिबद्ध है, तब जो उसकी द्वैत समस्या है उसके लिए
या तो कोई हल विद्यमान नहीं होता है या हल अपरिबद्ध होता है। वेरी वेरी मोस्ट है, आप इसको ध्यान रखिए, वेरी वेरी मोस्ट है। यानी कि रैखिक प्रोग्रामन समस्या का हल यदि अपरिबद्ध है तो उस स्थिति में उसकी द्वैत जो समस्या होती है उसका हल या तो विद्यमान नहीं होगा या हल अपरिबद्ध होगा। इसके बाद में इसको भी आपको याद रखना है, यदि प्रारंभिक मान समस्या का परिमित इष्टतम हल प्राप्त होता है तो इसके द्वैत का भी परिमित इष्टतम हल प्राप्त होगा और ये प्रारंभिक मान समस्या के समान ही होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए आप इन दोनों रिजल्ट्स को अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद में हम बात करें अप्रतिबंधित चरों की। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो रैखिक प्रोग्रामन समस्या होती है उसमें कोई चर अप्रतिबंधित हो जाता है, जबकि अभी हमने देखा कि यहाँ पर चर को क्या होना चाहिए, प्रतिबंधित होना चाहिए। जैसे कि चर हमारा एक्स आई है तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 0। तो यदि कोई चर अप्रतिबंधित आता है तो उसे दो चरों के अंतर के द्वारा प्रदर्शित कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर एक्स आई अप्रतिबंधित चर है तो उसे एक्स आई डैश माइनस एक्स आई डबल डैश, जहाँ पर एक्स आई डैश ज़्यादा लिया जाता है एक्स आई डबल डैश से, इस प्रकार लिख दिया जाता है। इसके बाद में हम बात करें यहाँ से, तो देखिए ये कुछ रिजल्ट्स है, ये इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये आपको याद रखने हैं। जैसे कि ये ही क्वेश्चन देखिए, आप यही रिजल्ट देखिए कि जो आद्य समस्या यानी प्रारंभिक मान समस्या होता है उसका द्वैत और उस द्वैत का भी द्वैत प्रारंभिक मान समस्या होती है। इसके बाद में आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे समस्या मिनिमम जेड पी बराबर सी एक्स ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 है और इसका जो सुसंगत हल है ना वो x है और इसकी द्वैती समस्या का सुसंगत हल क्या है, w है। देखिए ये मिनिमम की थी तो सिंपल सी बात है, इसकी द्वैत समस्या जो होगी ना वो किसकी होगी, मैक्सिमम की। तो इस स्थिति में जो ZP है ना वो ज़्यादा होता है, यानी कि प्रारंभिक मान समस्या का ज़्यादा या बराबर होता है किसके, ZD से। ये आपको याद रखना है। इसको याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, कि आप यहाँ से देखिए इस समस्या प्रारंभिक मान समस्या के लिए सुसंगत हल x है और इसकी द्वैत समस्या के लिए w है, लेकिन समस्या मिनिमम की है तो यहाँ पर याद रखिए आप इसको, मिनिमम की है ना तो यहाँ पर इसका सी एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल बी का ट्रांसपोज w। अब रुक जाइए थोड़ा और समझिए। बाय द वे सुसंगत हल होता हमारा x नोट, क्या होता x नोट, और इसके लिए सुसंगत हल होता हमारा w नोट द्वैत के लिए। तो यहाँ पर क्या होता सी एक्स नोट ग्रेटर देन इक्वल b का ट्रांसपोज w नोट। ऐसे आपको याद रखना है, यानी कि जो मिनिमम वाली है ना उसकी तरफ ग्रेटर देन मतलब ये वो वाला या तो ज़्यादा होगा या बराबर होगा इससे। ऐसे ही आप ये समझिए कि समस्या यदि मैक्सिमम की होती जैसे मैक्सिमम जेड पी बराबर सी एक्स ए एक्स लेस देन इक्वल बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 और इसका कोई सुसंगत हल है एक्स नोट और इसके संगत जो द्वैत संख्या है उसका द्वैत समस्या है उसका सुसंगत हल है डब्ल्यू नोट, तो उस स्थिति में जेड पी लेस देन इक्वल जेड डी हो जाता है। अब इसको भी आप यहाँ से देखिए वैसे ही याद रखिए, क्योंकि मैक्सिमम की है, ये जो हमारा द्वैत बनेगा वो मिनिमम वाला बनेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जेड पी लेस देन इक्वल जेड डी। याद रखने के लिए यूँ समझ सकते हैं कि ये जो चिन्ह होगा वो किधर होगा, यानी कि जो मिनिमम वाली होती है उसकी ओर होगा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद में हम बात करें यदि प्रारंभिक मान समस्या या तो मैक्सिमम की है या मिनिमम की है और उसका कोई सुसंगत हल x नोट है और उसके संगत द्वैत का सुसंगत हल w नोट है, और यदि ये मान बराबर आता है यानी कि सी एक्स नोट बराबर b का ट्रांसपोज और w नोट बराबर आता है, तो ये हल हमारा इष्टतम हल होता है। अर्थात कहने की बात यह है कि x नोट प्रारंभिक मान समस्या के लिए इष्टतम हल होगा और w नोट द्वैत समस्या के लिए इष्टतम हल होगा, और ये दोनों बराबर भी होंगे। इसी प्रकार इस रिजल्ट के बारे में यहाँ से बताया गया, इसी रिजल्ट के बारे में यदि किसी प्रारंभिक समस्या का एक परिमित इष्टतम हल विद्यमान है तो इसकी द्वैत समस्या का भी एक परिमित इष्टतम हल विद्यमान होता है एवं दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके बाद में ये टॉपिक हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब मैं आपको इसके बाद में मैं आपको लगभग 10-15 क्वेश्चन के माध्यम से इसे कंप्लीट चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है।